अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बेटा, आज हमें बात करनी है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल की। सबसे पहले मेरे बच्चे, किसी भी टॉपिक को समझने से पहले आपको ये मतलब क्लियर होना चाहिए कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, इस बात का क्या मतलब बनता है। मेरे बेटे थोड़ा सा खामोशी से सुनिएगा। डी ब्रॉगली साइंटिस्ट ने अपने पीएचडी के थीसिस में एक पोस्टुलेट दिया था। डी ब्रॉगली ने अपने पीएचडी के थीसिस में एक पोस्टुलेट दिया था। वो पोस्टुलेट ये था, लाइट इज द मोस्ट रिफाइनेस्ट ऑफ अ मैटर। लाइट इज द मोस्ट रिफाइनेस्ट ऑफ अ मैटर। ये उसकी लाइन को कोट किया गया है। रिफाइनेस्ट का मतलब एक बहुत हल्की सी लेयर है किसकी, मैटर की। किसकी लेयर है, मैटर की, या एक मैटर है। अब मेरे बच्चे, सबसे पहले तो आपने सिर्फ ये चीजें कुछ विजुलाइज करनी है, फिर मैं जाता हूं टॉपिक के मतलब की तरफ। मेरी जान, एक्सक्यूज मी, इस कायनात का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट एनर्जी है। सबसे अहम हिस्सा इस यूनिवर्स का, इस कायनात का क्या है मेरा बेटा, एनर्जी। अब मेरे बेटे, अगर मैं बात करूं दो चीजों की, एक लाइट और दूसरा मैटर। बहुत से लोग ये ज़हन में कहेंगे, सर आप मैथ्स की बात क्यों नहीं कर रहे, तो सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी मैटर हो सकता है। एक हम किसकी बात कर रहे हैं, लाइट की, और दूसरी किसकी बात कर रहे हैं, मैटर की। मेरे बेटे, लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैटर इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट की एनर्जी के लिए इक्वेशन यूज की जाती है, E इज इक्वल टू HF। मैटर के लिए एनर्जी की इक्वेशन यूज की जाती है, E इज इक्वल टू mc²। ऐसे भाईजान, दोनों फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। अब जनाब, आप लोगों ने लाइट की दो तरह की नेचर ऑब्जर्व की है कि ये वेव भी है, ये पार्टिकल भी है। अब कहां कहां पे ये चीज साबित हुई, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा? यस सर। सुपरपोजिशन ऑफ वेव प्रूव करता है लाइट की वेव नेचर को। इंटरफेरेंस, लाइट ही इंटरफेरेंस कर सकती है, कभी पार्टिकल तो इंटरफेयर नहीं करते। थर्ड वन, इसके अलावा मेरा बेटा, आप लोगों ने पोलराइजेशन में तो यह भी साबित हो गया कि लाइट की नेचर कौन सी है, ट्रांसवर्स। इसने साबित किया कि लाइट कौन सी वेव रखती है, लाइट कौन सी नेचर रख रही है, वेव नेचर। जैसे कि एक लाइट आई, इधर से एक वेव, दूसरी लाइट वेव इधर से आई, दोनों ने एक दूसरे के साथ इंटरफेयर किया तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेव नेचर को। पार्टिकल, एक गाड़ी इधर से आए, दूसरी गाड़ी इधर से आए, क्या एक बड़ा ट्रक बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। तो वो क्या है, पार्टिकल नेचर है। अब लाइट की पार्टिकल नेचर भी साबित हुई, लाइट की पार्टिकल नेचर भी साबित हुई। लाइट की पार्टिकल नेचर में अभी रिसेंटली आपने एक टॉपिक पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस सर। क्या पढ़ते थे जनाब, फोटोन को टारगेट करते थे आप मेटल के ऊपर, और उसमें से क्या निकलना शुरू हो जाते थे, इलेक्ट्रॉन। वेव की सूरत में निकलते थे? नो। किसकी सूरत में, पार्टिकल की सूरत में। इसी तरह कॉम्पटन इफेक्ट प्रूव करता है पार्टिकल नेचर को। इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन मीन के पॉजिट्रॉन का पैदा होना पेयर प्रोडक्शन में, वो भी किसका प्रूफ है कि लाइट की कौन सी नेचर आ रही है जनाब, पार्टिकल नेचर। तो यहां तक तो ये चीज साबित हो गई कि लाइट ड्यूल नेचर रखती है, वेव भी है और पार्टिकल भी है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में वेव नेचर और कुछ एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल नेचर। तो एक लाइन इसके बारे में लिखना गलत नहीं होगी कि जनाबे वाला, लाइट हैज ड्यूल नेचर एंड एज वेल एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब जरा गौर करना मेरा बेटा, मैं टॉपिक तक कैसे पहुंचता हूं। लाइट हैज ड्यूल नेचर, मतलब वो पार्टिकल नेचर भी रख रही है, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक भी रख रही है, लेकिन एज वेल एज फॉर्म ऑफ एनर्जी।
अब यहां से कहानी स्टार्ट हुई डी ब्रॉगली की। डी ब्रॉगली ने ये सोचा कि अगर ये लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये दो तरह की नेचर रख सकती है, वेव भी और पार्टिकल भी। तो अगर हमारा मैटर जो कि पार्टिकल है, तो वो भी कौन सी नेचर रख सकता है? वेव नेचर। वो भी कौन सी नेचर रख सकता है? वेव नेचर। वही हमारा टॉपिक है, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। किसने बात की मेरा बेटा? डी ब्रॉगली ने। किसने बात की मेरे बच्चे? डी ब्रॉगली ने। कब बात की? उसने एक पोस्टुलेट दिया अपने पीएचडी के थीसिस में। अब मेरे बेटे, हमारे पास एक और चीज, अब मैटर के ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं कि जनाब मैटर की भी दोनों नेचर होनी चाहिए, पार्टिकल भी और वेव भी हो। अब हम अपनी डेली लाइफ में पार्टिकल नेचर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, मैटर की पार्टिकल नेचर को। जैसे कि हम लोगों का आपस में रोज मिलना, दो गाड़ियों का आपस में टकराना, ये सारी क्या है? पार्टिकल नेचर है। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। किसकी मेरा बेटा? मैटर की। मैटर की पार्टिकल, दो बॉल्स आपस में कोलाइड हो रही हैं, तो पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर है। हम आपस में टकरे खा रहे हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर है। सो E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी आपके पास मेरा बेटा पार्टिकल नेचर है। अब मैं ये लफ्ज बोलते हैं हम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम्स के अंदर क्या मौजूद है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो क्या नेचर आ गई मैटर की? पार्टिकल नेचर। तो मेरे बेटे, पार्टिकल नेचर तो बहुत इजीली ऑब्जर्व की जा सकती है। दो ट्रक भी टकरा रहे हैं तो मैटर की पार्टिकल नेचर है। ठीक है मेरा बेटा। अब अगर वेव नेचर भी है मैटर की, तो इमेजिन कैसे करते हैं जनाबे वाला? अगर मैं ये कहूं, जैसे भी बात की, कि अगर वेव नेचर है तो सुपरपोजिशन हो रही है। अगर पार्टिकल नेचर होती, एक गाड़ी इधर जा रही है, दूसरी गाड़ी इधर आ रही है, तो इसके मुताबिक ये दोनों गाड़ी एक दूसरे के अंदर से गुजर जाएं और दोबारा फिर सेपरेट हो जाएं। आप दोनों एक दूसरे को गले मिलो और आप उधर से गुजर जाओ और ये इधर से आ जाए। वे भी ऐसे सुपर इम्पोज करती है। पार्टिकल तो आपस में क्या कर जाते हैं? कोलाइड कर जाते हैं। या फिर आप फुटबॉल को देखो तो फुटबॉल हर डायरेक्शन में फैल रहा हो, फिर आपको एक फुटबॉल नजर नहीं आएंगे, वेव की सूरत में हजारों फुटबॉल नजर आएंगे। अगर क्या होती मैटर की? वेव नेचर। इसका मतलब है जितने बड़े इज्साम मौजूद हैं, इनमें पार्टिकल नेचर डोमिनेंट है, वेव नेचर डोमिनेंट नहीं है। जितने भी बड़े इज्साम, जितनी भी बड़ी चीजें आपको नजर आ रही हैं, इनमें कौन सी नेचर डोमिनेंट है? पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर डोमिनेंट नहीं है। अब सबसे पहले तो मेरे बेटे, हमें यह चीज पता होनी चाहिए कि अगर मैटर की पार्टिकल और वेव नेचर, इन दोनों का मैं कंपैरिजन करूं, तो इनमें ऐसी कौन सी चीज है जो कि सेम होगी और ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों को एक दूसरे से डिफरेंस कर रही है। तो सबसे पहले मैं इनकी सिमिलरिटीज की बात करता हूं। जरा ध्यान से सुनना, यही आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करेगी। सिमिलरिटीज क्या हो सकती हैं? जो वेव में भी हो और पार्टिकल में भी हो। आपने एक बॉल दूसरी जगह पे फेंकी तो एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है। यस सर। मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज साउंड है, इन द फॉर्म ऑफ वेव अब तक पहुंच रही है, तो साउंड भी तो क्या है? एनर्जी है। इसका मतलब है एनर्जी पार्टिकल में भी होती है, एनर्जी वेव में भी होती है। तो इसका मतलब है पार्टिकल और वेव दोनों एनर्जी भी कैरी कर सकते हैं और मोमेंटम भी कैरी कर सकते हैं। यस। इतना तो समझ में आ गया मेरा बेटा? बोथ possess momentum and energy. Both possess momentum and energy. सेकेंड पॉइंट मेरा बेटा इसका क्या हो सकता है? आप एक बॉल को दीवार के साथ हिट करो, बॉल रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। मेरी आवाज किसी दूसरी जगह से रिफ्लेक्ट होके वापस आके एको प्रोड्यूस कर देती है। इसका मतलब रिफ्लेक्शन वेव की भी होती है, रिफ्लेक्शन पार्टिकल की भी होती है। यस सर। और रिफ्रैक्शन भी हो सकती है। मेरी आवाज इस दरवाजे से दूसरी तरफ भी जा सकती है, ये रिफ्रैक्शन है। मैं इस विंडो के थ्रू दूसरी तरफ देख भी सकता हूं, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ये लाइट में भी मौजूद है, मतलब वेव में भी मौजूद है और पार्टिकल में भी मौजूद है। ये तो आगे सिमिलरिटीज। अब मेरा बेटा हमने बात करनी है
इन दोनों में डिफरेंस कहां पे आएगा? डिफरेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा, जिसकी वजह से हम विजुलाइज कर सकेंगे कि क्या उसमें है और क्या इसमें नहीं है। पार्टिकल का मैस होता है, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मेरी 2 किलो की आवाज तुम्हें जाके टकराएगी। वेव का मैस नहीं होता, वेव की वेवलेंथ होती है, वेव की फ्रीक्वेंसी हो सकती है, उसकी इंटेंसिटी हो सकती है, लेकिन उसका मैस नहीं हो सकता। इट मींस पार्टिकल का मैस होता है, पार्टिकल पोसेस मैस। और पार्टिकल का तो चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। वेव के ऊपर ना नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं ना ही कभी पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, बट वेव डू नॉट। और वेव के पास क्या मौजूद है? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एक्सेट्रा। क्लियर हो गया जनाब पहला डिफरेंस? दूसरा मेरा बेटा बड़ा मजेदार भी आएगा, पार्टिकल्स आर लोकलाइज्ड, वेव्स आर नॉट। पार्टिकल्स आर लोकलाइज्ड, मैं बताता हूं क्या इसका मतलब होता है। बट वेव्स आर नॉट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकलाइजेशन? जैसे कि आप ग्राउंड में खड़े होकर पुकार रहे हो, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, तो मेरी आवाज जरूर एक स्ट्रेट लाइन में तो जा नहीं रही, मेरी आवाज क्या कर रही है? चारों तरफ फैल रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो वेव एक टाइम में कई जगह पे हो सकती है, बट इटसेल्फ मैं खुद एक पार्टिकल हूं जो एक वक्त में एक ही जगह पे हो सकता हूं। यस सर। तो पार्टिकल लोकलाइज होता है जो एक वक्त में एक जगह पे हो सकता है, लेकिन वेव लोकलाइज नहीं हो सकती, वो एक वक्त में कई जगह पे हो सकती है। क्लियर हो गया मेरा बेटा? ये डिफरेंस तो सबको क्लियर होगा? ओके मेरे बच्चे, उसके बाद वेव, मेरी आवाज और आपकी आवाज ये सुपर इंपोज हो सकती है, एम्पलीट्यूड बढ़ सकता है, फ्रीक्वेंसी या चेंज होने से बीट पैदा हो सकती है, लेकिन कभी ये नहीं होगा मेरी आवाज आपसे टकराई, आपको चोट लगी, आपकी आवाज मुझे लग गई, तो ऐसा कभी नहीं होता। पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं, वेव्स कोलाइड नहीं करती। तो तीसरा डिफरेंस आ गया, पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं बट वेव्स इंटरफेरेंस करती हैं। क्या करती है मेरा बेटा? इंटरफेरेंस। बट वेव्स डू इंटरफेरेंस। स्टॉप करें ना इसको। सो मेरे बेटे अब हम कैलकुलेशन करते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट की गई, या डी ब्रॉगली ने अपना हाइपोथेसिस कैसे प्रेजेंट किया। मेरे बच्चे, आप लोगों ने पार्टिकल और वेव दोनों की एनर्जी की बात की। वेव की जो एनर्जी होती है मेरा बेटा, वो क्या होती है? E इज इक्वल टू एच एफ। पार्टिकल की एनर्जी होती है मेरी जान, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अब हमें यह भी पता है जब लाइट की बात करें तो V इज इक्वल टू सी लैम्डा को लिख सकते हैं C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहां से अगर मैं F की वैल्यू निकालूं तो वो किसकी को आएगी मेरा बेटा? C ओवर लैम्डा की। इट मींस कि जो मेरी पहले वाली इक्वेशन है वो इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद नोट डाउन कीजिएगा। E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। इसको मेरे बेटे में लिख सकता हूं mc डॉट c, लिखा जा सकता है। मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट बेटा को क्या देता है? मोमेंटम। ये क्या आ गया? P डॉट c इज इक्वल टू E। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करें, इक्वल लिखें तो क्या आएगा? PC इज इक्वल टू hc ओवर लैम्डा। C के साथ कैंसिल हुआ तो मोमेंटम ऑफ वेव आपके पास आ रहा है h ओवर लैम्डा। सो मेरी जान, ये हमारे पास, क्योंकि हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि मैटर की पार्टिकल और वेव दोनों नेचर है, तो दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आ रही है ना जनाब, ये बता रही है अगर वेवलेंथ जितनी कम होगी मोमेंटम उतना ही ज्यादा होगा। ये इक्वेशन एक्चुअली आपको मोमेंटम ऑफ फोटोन दे रही है। क्या दे रही है मेरा बेटा? मोमेंटम ऑफ फोटोन। और फोटोन तो वेव नेचर रखते हैं,
अब क्लासिकल फिजिक्स में आपने पार्टिकल के मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा होगा, P इज इक्वल टू mv। इन दोनों इक्वेशंस को भी फिर क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। इन दोनों को इक्वेट किया तो हमारे पास h ओवर लैम्डा इज इक्वल टू किसके आ रहा है मेरा बेटा, mv के। अब मैं अगर वेवलेंथ का फॉर्मूला निकालना चाहूं यहां से तो ये आएगा h ओवर mv, ये उसकी जगह पे चला गया तो लैम्डा, ये आगे इसे कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या कहते हैं मेरा बेटा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब डी ब्रॉगली ने ये वेवलेंथ के साथ हमें एक्सपेरिमेंट दिया। अब यहां से ये चीज पता चल रही है जनाब, अगर आपके पास किसी ऑब्जेक्ट का मैस जितना ज्यादा होगा, ऑब्जेक्ट का मतलब पार्टिकल का मैस, हमने अभी ये बात पढ़ी है कि वेव मैस पोसेस नहीं करती, लेकिन हम दोनों एट अ टाइम सिचुएशंस ले रहे हैं, तो उसकी वेव लेंथ उतनी ही क्या होगी मेरा बेटा, कम ज्यादा होगी। मैस ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी मेरा बेटा, वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्ट। अब मेरे बच्चे दो तरह की कैलकुलेशंस आपकी बुक में भी गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं ये सपोज कर लेता हूं डी ब्रॉगली वेवलेंथ में एक क्रिकेट बॉल है जिसका मैस मेरे पास 0.2 kg है। कितना मैस ले लिया मेरा बेटा, 0.2 kg। आपकी बुक में ये कैलकुलेशन गिवन है, अबाउट 0.25 kg लिया है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकंड। वेलोसिटी की उन्होंने खुद वैल्यू बता दी कि वो जो बॉल मूव कर रही है वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है, 20 मीटर पर सेकंड से। तो यहां से आप जनाब वेवलेंथ, ये पार्टिकल नेचर तो सबको नजर आएगी, बॉल मूव कर रही है। अब यहां से ना कुछ लोग क्या समझते हैं कि यार ये इस तरह बॉल जा रही होगी तो ये कौन सी नेचर होगी, वेव, और ये कौन सी नेचर होगी, पार्टिकल। ये सबसे बड़ी स्टूपिड बात होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पार्टिकल नेचर रखता है तो वो सिर्फ पार्टिकल ही रखेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेव नेचर रख रहा है तो वो कौन सी नेचर रखेगा, वेव। दोनों नेचर एट अ टाइम डोमिनेट नहीं हो सकती। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी यही कहता है कि कोई भी दो सिचुएशन एट अ टाइम नहीं हो सकती। अब मेरे बेटे आप यहां से जब वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34, यहां से आ गया मेरा बेटा 0.25 मल्टीप्लाई v कितना मेरे बच्चे आपके पास 20 मीटर पर सेकंड। जब आप वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे आंसर आपके पास आएगा 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 मीटर। आप सारी चीजें भूल जाएं, सिर्फ इस ऑर्डर को देखें। 10⁻⁻34 इतनी कम वेवलेंथ है कि इंसानी आंख तो दूर दूर तक नहीं उसको देख सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे पार्टिकल नेचर डोमिनेंट है, वेवलेंथ इतनी कम है कि आप उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। क्लियर होगी मेरे बच्चे। अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं। ये थे, मैंने पहले भी कहा था कि मेजर ऑब्जेक्ट्स में, बड़े ऑब्जेक्ट्स में, बड़े एग्जाम में वेव नेचर को देखना क्या है, मुश्किल है। अब बात करते हैं किसकी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। हम उन्हें पार्टिकल तो कंसीडर करते हैं। अब देखते हैं वेव का क्या मकसद है। यहां पे यही फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। दूसरी एग्जांपल आपकी बुक में ही गिवन है। उन्होंने क्या, एक्सपोज कर लें एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कितनी स्पीड के साथ, 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड से। कोई भी टिपिकल स्पीड एक वैल्यू दे दी एक्सपेरिमेंटली, कितनी स्पीड ले ली, 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। अब मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है मेरा बेटा, 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻31 kg। जरा दोनों मैसेज का कंपैरिजन करो, ये 0.25 kg है और ये है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 kg, तो बहुत कम मैस है। इसका मतलब इसकी वेवलेंथ थोड़ी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। जब मैस बहुत कम है तो यहां पे डोमिनेंट नेचर फिर कौन सी हो जाएगी, वेव। लेकिन किसके लिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए जिनके मैसेज क्या होते हैं, कम होते हैं। यहां पे मेरे बेटे जब कैलकुलेशन की गई, ये कांस्टेंट की वैल्यू सेम ही रहती है, 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 9.1 10⁻⁻31। इसका आंसर आपके पास जनाब आ रहा था 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर। अब ये चीज ऑब्जर्व की गई, ये 10⁻⁻10 मीटर, ये आपके पास ये जो डिस्टेंस है एक्चुअली एटॉमिक
क्रिस्टल के अंदर या एटॉमिक जो डिस्टेंस होता है दो लेयर्स के दरमियान, वो आपके पास कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। द वेवलेंथ अप्रोक्सीमेट द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इन अ क्रिस्टल, बिटवीन द एटम्स इन अ क्रिस्टल। तो आप लोगों ने भी ये बात बड़ी अच्छे से पढ़ी हुई है कि सूटेबल वेवलेंथ से आप इस क्रिस्टल के अंदर डिफ्रैक्शन भी करवा सकते हैं और रिफ्रैक्शन भी होती थी। एक्सरेज का आपको बड़े पता होगा, डिफ्रैक्शन का पता होगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने एक स्लिट ली थी और उस स्लिट से लाइट फॉल करवाई थी, तो वहां से क्या हुई थी? डिफ्रैक्शन। कितने ऑर्डर की? 10⁻⁻10 मीटर। इट मींस, इस बात का मतलब क्या है कि यहां पे कौन सी नेचर आ रही है? डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन हो रही है, वेव नेचर। क्लियर हो गया मेरा बेटा? तो अगर मैं इस सारे टॉपिक को समराइज करूं तो जनाबे वाला, जितने स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, अगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जाएं तो वहां पे डोमिनेंट नेचर में क्या आता है मेरा बेटा? वेव। अदरवाइज जितने बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं वहां पे डोमिनेंट नेचर क्या होती है? पार्टिकल की। और एक फाइनल स्टेटमेंट ये है कि आपके पास लाइट की भी ड्यूल नेचर है, मैटर की भी ड्यूल नेचर है। लाइट की भी ड्यूल नेचर है और मैटर की भी ड्यूल नेचर है। हमने सबसे पहले स्टार्ट में यही कहा था मेरा बेटा कि लाइट के कुछ एक्सपेरिमेंट थे जो उसकी ड्यूल नेचर को प्रूव कर रहे थे, और अभी का एक्सपेरिमेंट किसकी ड्यूल नेचर को प्रूव कर रहे हैं? मैटर की। कि दोनों कौन सी नेचर रखते हैं मेरा बेटा? ड्यूल। और ड्यूल नेचर का मतलब ये पार्टिकल भी है, ये वेव भी है, लेकिन दो नेचर किसी के अंदर एट अ टाइम एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो ये मेरा बेटा हमारा टॉपिक था, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर ले, और कोई भी क्वेश्चन है जनाब वाला बता दें। अल्लाह हाफिज़।